गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में अपना टॉपिक मानव संसाधन चल रहा था और मानव संसाधन में हम लोग जो पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे जनसंख्या परिवर्तन। अपना ये बिंदु चल रहा था जनसंख्या परिवर्तन वाला। और जनसंख्या परिवर्तन को अगर मैं ऐसे कहूँ कि हम मानते हैं इसको जनसंख्या वृद्धि, इसको हम जनसंख्या वृद्धि भी कह सकते हैं। परिवर्तन होने का मतलब क्या होता है कि परिवर्तन होने का मतलब होता है या तो जनसंख्या घटेगी या जनसंख्या बढ़ेगी। तो ये क्या दर्शाता है? ये परिवर्तन दर्शाता है जनसंख्या वृद्धि का। तो आज हम इस बिंदु को क्लियर करते हैं जनसंख्या परिवर्तन। तो इसकी जो परिभाषा है वो मैंने आपको कल नोट करवाई थी कि जनसंख्या परिवर्तन किसे कहते हैं। तो वापस हम उस परिभाषा को लेकर ही आज का ये जो अपना बिंदु है इसको क्लियर करते हैं। जनसंख्या परिवर्तन से तात्पर्य, परिभाषा की अगर हम बात करते हैं तो परिभाषा क्या आएगी? परिभाषा है जनसंख्या परिवर्तन से तात्पर्य, जनसंख्या परिवर्तन से तात्पर्य, तात्पर्य का मतलब एक निश्चित अवधि के दौरान एक निश्चित अवधि के दौरान लोगों की संख्या में परिवर्तन से है। लोगों की संख्या में परिवर्तन से है। संख्या में परिवर्तन से है। अब देखिए ये परिवर्तन किस तरह से आ रहा है। परिवर्तन से है तो परिवर्तन देखते हैं। तो जनसंख्या एक निश्चित अवधि मानकर चलते हैं अपन। निश्चित अवधि का मतलब होता है यानी समय। निश्चित अवधि का मतलब होता है समय, एक निश्चित समय में। तो हम क्या मान के चलते हैं? एक निश्चित समय देख लिया तो मान लेते हैं हम 2001 से लेकर 2011। तो एक निश्चित समय हो गया क्या? यानी 2001 से लेकर 2011 के मध्य की अगर हम इससे बात करते हैं तो क्या ये निश्चित समय हो गया? तो ये निश्चित समय हो गया, बिल्कुल हो गया, क्योंकि निश्चित अवधि हो गई, ये निश्चित अवधि हो गई ना। अब हम देखेंगे कि इस निश्चित अवधि यानी कितने वर्ष हो गए? 10 वर्ष हो गए। इन 10 वर्षों में हमने किसकी जनसंख्या निकालनी है? भारत की जनसंख्या परिवर्तन देखना है। परिवर्तन का मतलब कम हुई है, ज्यादा हुई है, स्थिर है, ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा है। तो यहाँ पर देखिए हम भारत की बात करते हैं तो इन 10 वर्षों में मानकर चलते हैं कि 10 वर्षों में जनसंख्या में क्या परिवर्तन हुआ है। परिवर्तन किस में आएगा? या तो प्लस में आएगा या फिर किस में आएगा? माइनस में आएगा। यानी परिवर्तन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? परिवर्तन निकालने के लिए हमें पहले की जनसंख्या में से बाद की जनसंख्या को घटाना पड़ेगा। यानी पहले की जनसंख्या में से बाद की जनसंख्या को क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। अब ये घटाना किस तरह से पड़ेगा? तो देखिए, तो पहले की जनसंख्या कौन सी है? 2001। इसमें से हम क्या घटा देंगे? 2011 की जनसंख्या घटा देंगे। घट गई, मतलब 2001 की जनसंख्या में से हम इसे क्या करेंगे? 2011 की जनसंख्या को घटा देंगे। और उसके बाद में जो अपने पास आंकड़े आते हैं, यानी जनसंख्या प्लस में है, प्लस में मतलब वृद्धि हुई है, और माइनस में है तो माइनस में भी वृद्धि हुई है, यानी जनसंख्या घटी है। तो भी क्या हुआ है? जनसंख्या परिवर्तन तो हुआ है ना, यानी प्लस में हुई है, माइनस में हुई है। जैसे एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं हम छोटा सा एग्जाम्पल। 2001 में जो 200 लोग थे, मानकर चलते अपन, सपोज करो कि 200 लोग थे, अपन लोगों ने गिनती की। इसमें से फिर हम 2011 में अपन लोगों ने गिनती की तो वो कितने निकले? 400 हो गए। तो ये क्या हुआ है? जनसंख्या परिवर्तन हुआ है ना। फिर हमने घटाया इसको, तो वृद्धि कितनी हुई? प्लस 200, यानी प्लस हुए है 200। 200 लोग क्या हो गई है? बढ़ गए हैं, वृद्धि हो गई। और इसका मतलब यहाँ पर पहले 100 थे और 2011 में 150 हो गए। तो इसका मतलब माइनस में बढ़ेगा, यानी वृद्धि किसमें हुई है? माइनस में।
1950 में हुई है। तो इस तरह से ये क्या हो गया, जनसंख्या परिवर्तन को दर्शा रहा है। तो परिवर्तन का मतलब क्या हो गया कि एक निश्चित अवधि में, एक निश्चित समय में एक क्षेत्र की जो जनसंख्या है उसमें जो परिवर्तन होता है वो क्या कहलाता है, जनसंख्या परिवर्तन कहलाता है। इसके लिए हमें पहले की जनसंख्या में से क्या करना पड़ेगा, बाद की जनसंख्या को घटाना पड़ेगा। उसके बाद में हमें ये पता चल जाएगा कि प्रतिशत ये जो परिवर्तन है ये धनात्मक है या ऋणात्मक है। तो ये तो हम लोगों ने देखी जनसंख्या परिवर्तन की स्थिति और उसकी परिभाषा। अब हम इसी के अंतर्गत कुछ आंकड़े लेते हैं जो वैश्विक भी है। वैश्विक का मतलब विश्व के। तो देखिए आपके पास एक डायग्राम दिया हुआ है आपकी किताब में, वो डायग्राम देखिए क्या है। तो यहाँ पर अगर मैं आपकी किताब की बात करती हूँ तो मैं किताब सामने ही कर रही हूँ, आपके कैमरे के सामने किताब है। देखिए ये जो बिंदु दिया हुआ है, ये जो आंकड़े या जो डायग्राम दिया हुआ जो ऊपर तक जा रहा है, मिलीनियम जा रहा है, इसमें देखिए यहाँ 1 से शुरू हुई है वृद्धि, ठीक है। फिर ये धीरे 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 यहाँ पर देखिए पहले 1 था, तो दोबारा गिनती हुई तो 1 ही था, फिर 2 हुए, फिर 2 थे, यानी स्थिर थी जनसंख्या, कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। उसके बाद में धीरे 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 जनसंख्या में बढ़ोतरी होती गई और अंत में 2025 तक जो जनसंख्या है वो पूरे विश्व की 8,525 मिलियन पहुंचने का अनुमान लगाया गया है। तो ये सब स्थिति क्या बता रही है, ये स्थिति बता रही है कि जनसंख्या में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। यानी पहले वर्ष में जनसंख्या 1 व्यक्ति था, दूसरे वर्ष में भी 1 था, यानी 0% वृद्धि हुई। तीसरे वर्ष में भी 2 थे, तो चौथे वर्ष में भी क्या हुआ, 2 हो रहे हैं, यानी 0% वृद्धि को दिखा रहा है। लेकिन उसके बाद में निरंतर जो धनात्मक वृद्धि है वो यहाँ पर क्या हो रही है, दिखाई जा रही है। तो ये जो वैश्विक आंकड़े हैं ये हमें इस बात का की ओर संकेत करते हैं कि विश्व की जनसंख्या धीरे धीरे क्या हो रही है, बढ़ रही है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले कि तो जनसंख्या जो परिवर्तन होता है वो परिवर्तन के एक तो मुख्य कारण क्या है, और दूसरा जो पीछे के आपके आंकड़े ले रखे हैं, जैसे 1804 की बात करते हैं तो 1804 में विश्व की जनसंख्या कितनी थी, विश्व की जनसंख्या 1804 में विश्व की जनसंख्या थी 1 अरब। यानी 19वीं सदी के आरंभ में विश्व की जनसंख्या कितनी थी, 1 अरब थी, ठीक है, 1 अरब थी। उसके बाद में 1959 की हम बात करते हैं तो विश्व की जनसंख्या कितनी पहुंच गई, ये पहुंच गई 3 अरब। ये 1 अरब से 1959 में कितनी, यानी 150 वर्षों के बाद में ये लगभग कितनी पहुंच गई, 3 अरब। और 1999 में हम बात करते हैं विश्व की जनसंख्या की, तो ये कितनी हो गई, ये हो गई 6 अरब। तो ये स्थिति क्या दिखा रही है, ये हमें जनसंख्या विस्फोट दिखा रही है। ये हमें क्या बता रही है, ये क्या, जनसंख्या विस्फोट, इसे हम क्या कहते हैं, जनसंख्या विस्फोट। क्योंकि जनसंख्या में जो निरंतर वृद्धि हो रही है वो जनसंख्या विस्फोट को ही दर्शा रही है, ये वैश्विक स्थिति है। अब यहाँ पर इसका मुख्य कारण अगर हम लेते हैं कि इसका कारण क्या है, यानी ये जो कारण है वो क्या है, एक तो हो गया कि मृत्यु दर में कमी, मृत्यु दर में कमी आई, ठीक है, जिसके कारण जनसंख्या वृद्धि बढ़ गई। एक जन्म दर में तेजी, तो दोनों ही कारण हो गए इसके, यानी मृत्यु दर में कमी आई। अब मृत्यु दर में कमी क्यों आई, यानी मृत्यु दर में कमी आने का मुख्य कारण क्या था, उचित स्वास्थ्य सुविधाएं, उचित स्वास्थ्य सुविधाएं, इनकी वजह से क्या हो गया, जन्म दर, मृत्यु दर में क्या आ गई, कमी आ गई। उचित स्वास्थ्य सुविधाएं, औषधियां वगैरह अच्छी मिली, लोगों के स्वास्थ्य में सुधार हुआ, तो इससे धीरे धीरे क्या हो गई, मृत्यु दर में कमी आई, जन्म दर में तेजी, और धीरे धीरे जो विश्व की जनसंख्या है उसमें क्या होता जा रहा है, परिवर्तन होता जा रहा है। तो ये जो स्थिति आपको बता रही है ये परिवर्तन की तो बता रही है, ये परिवर्तन हो रहा है, और यहाँ परिवर्तन किस में जा रहा है, प्लस में जा रहा है। अगर यहाँ पर 6 अरब 3 अरब की जगह यहाँ पर 2 अरब भी हो जाता तो मतलब घटी है जनसंख्या, यानी मृत्यु दर में तेजी आई है,
ठीक है, और यहाँ हो रही है 6 अरब, तो इसका मतलब मृत्यु दर में कमी आई है। तो ये सारी जो स्थिति हमें किसकी ओर लेकर जाती है, हमें जनसंख्या विस्फोट या जनसंख्या परिवर्तन की ओर लेकर जाती है। तो यहाँ पर ये टॉपिक है क्लियर होता है। अब हम इसके कारण देखते हैं, यानी जनसंख्या जो परिवर्तन है उसके कारण। अगला बिंदु अपना ये रहेगा, जनसंख्या परिवर्तन के कारण। तो देखिए जनसंख्या परिवर्तन के मुख्य रूप से कितने कारण हैं? जनसंख्या परिवर्तन के कारण है 3 कारण है। पहला जन्म दर, दूसरा कारण है मृत्यु दर, और तीसरा कारण है प्रवास। जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास, ये किसके कारण है? ये जनसंख्या परिवर्तन के कारण है। अब देखिए जनसंख्या परिवर्तन में ये जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास किस तरह से कारक होते हैं, किस तरह से ये अपना योगदान देते हैं जनसंख्या को परिवर्तित करने में या उसकी वृद्धि करने में। तो जन्म दर का मतलब क्या होता है कि 1000 पुरुषों में जीवित रहने वाले जो लोगों की संख्या है वो क्या कहलाती है? जन्म दर कहलाती है। इसी प्रकार मरने वालों की जो संख्या है वो क्या कहलाती है? मृत्यु दर कहलाती है। और प्रवास का मतलब क्या होता है? एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना। तो सबसे पहले हम निकालते हैं जन्म दर। जन्म दर किसे कहते हैं? देखिए, तो जन्म दर का मतलब एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में, एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में जितने जीवित बच्चों का जन्म होता है, जितने जीवित बच्चों का जन्म होता है, जन्म होता है, क्या कहलाते हैं? इसे जन्म दर कहते हैं। इसे जन्म दर कहते हैं। तो ये परिभाषा समझाने के लिए आपको मैं बताती हूँ कि एक वर्ष में मान लेते हैं 2020 में, ठीक है, और एक वर्ष में 1000 व्यक्ति है, 1000 बच्चों ने जन्म लिया, ठीक है, और इन 1000 में कितने जीवित रहो? मान लो 900 जीवित रहे, तो वो 900 क्या है? जन्म दर है। यानी 900 बच्चे जीवित हुए और 100 बच्चे मान लो मर गए, तो जो जीवित रहने वाले बच्चों की जो संख्या है वो क्या कहलाएगी? वो जन्म दर कहलाएगी, ठीक है। तो अगर जन्म दर अधिक है तो जनसंख्या वृद्धि करेगी क्योंकि अच्छी स्वास्थ्य सुविधाओं के कारण क्या है? जन्म दर अधिक होती है, तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा? ये वृद्धि करेगा। तो इस दूसरे में हम बात करते हैं मृत्यु दर की। तो मृत्यु दर भी कैसे आ जाएगी? एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में जितने यहाँ पर वहां जीवित था, तो यहाँ पर हमने मरने वाले बच्चों की जो संख्या है वो निकालनी है। मृत्यु में मरने वाले बच्चों की संख्या क्या कहलाती है? मृत्यु दर कहलाती है। ये इसकी परिभाषा होगी। तो आगे की कक्षा में मैं आपको इसको क्लियर करूंगी। आज का जो होमवर्क है वो आपको मैं दे रही हूँ। एक तो आपको इसकी परिभाषा करनी है, किसकी? जनसंख्या परिवर्तन की। गृह कार्य देखिए आपका जो लिखी हुई है वही लिखनी है। जनसंख्या परिवर्तन किसे कहते हैं? किसे कहते हैं
और दूसरा प्रश्न आएगा, जनसंख्या परिवर्तन के कारण बताइए। कारण बताइए। ये 2 प्रश्न आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। थैंक यू।